Good students, good morning students. Uh, Today I will discuss about populations. आज हम बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी का जो इकोलॉजी का पेपर है उसमें समष्टि या पॉपुलेशन या जीव संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन जैसे एक सामान्य वर्ड हमें लगता है कि पॉपुलेशन का मतलब है किसी स्थान पर रहने वाले लोग, जीव, क्योंकि ये लेटिन शब्द है पॉपुलर, उससे मिलकर बना हुआ है पॉपुलर, POPULAR। पॉपुलर का मतलब होता है वहाँ पे पीपल, लोग। तो पीपल से ही फिर ये पॉपुलेशन बना है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एक प्रकार के जीवों की जो संख्या होती है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। मैकनॉटन नामक साइंटिस्ट ने 1993 में कहा, समान आनुवंशिकी के उस समूह को समान समय और स्थान पर जो पाए जाते हैं पॉपुलेशन कहलाते हैं। समान आनुवंशिकी के उस ग्रुप को जो समान समय पे यानी इकाई समय पे एक इकाई स्थान पे पाए जाते हैं, ऐसे समूह को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। किसी विशिष्ट स्थान और इकाई समय पर फिक्स समय पे समान आनुवंशिकी वाले जंतु समूह के उन सदस्यों की संख्या के योग को पॉपुलेशन कहते हैं जिनमें प्रजनन के माध्यम से आनुवंशिक गुणों के संचरण द्वारा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात पॉपुलेशन एक प्रकार से एक ही जाति या एक प्रकार की जाति के सदस्यों की संख्या होती है। क्लार्क के अनुसार पॉपुलेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन और एक होती है पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। मोनोस्पेसिफिक का मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिसमें एक ही प्रजाति के सदस्य पाए जाते हैं या सभी सदस्य केवल एक जाति के हों, वो मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है। और पॉलीस्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? पॉलीस्पेसिफिक का मतलब हुआ कि वो उस एक स्थान पे जो पॉपुलेशन है उसमें एक से अधिक जातियां पाई जाती हैं, राइट। जब अनेक प्रजातियां एक स्थान पे निवास करती हैं तो उसे पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, अब पॉपुलेशन जो है वो की ग्रोथ रेट क्या होती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, ये सारा देखते हैं हम। पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, पॉपुलेशन कैसे कम होती है। देखिए, किसी स्थान पे पॉपुलेशन है वो बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। एक है उस जीव की जन्म दर, जिसको अंग्रेजी में नेटेलिटी कहते हैं, और एक होता है इम माइग्रेशन या अंतःप्रवास। यदि कहीं से लोग आके रहने लग जाएंगे और वहाँ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी, यानी जन्म दर बढ़ेगी, प्रजनन क्षमता होगी, तो वो पॉपुलेशन हमेशा ग्रोथ करेगी। यदि मृत्यु दर ज़्यादा होगी या वहाँ से लोगों का माइग्रेशन होगा, जीवों का माइग्रेशन होगा, बाहर जाएंगे, तो पॉपुलेशन क्या होती है? कम हो जाती है। तो देखिए, माइनस का जो इसमें चिन्ह है उसका मतलब है कि पॉपुलेशन कम हो रही है, और जन्म दर और अंत प्रवास जो है, इम माइग्रेशन है, उसमें प्लस का जो निशान है उसका मतलब है कि किसी स्थान पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन के जो विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। लगभग 11-12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पॉपुलेशन के, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, नेटिलिटी, डेथ रेट, मोर्टेलिटी, फिर इसके बाद में एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयु का वितरण, फिर आयु के पिरामिड, फिर बायोटिक पोटेंशियल, जैविक क्षमता, फिर बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन, फिर पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन, पॉपुलेशन डिस्पर्सन, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, पॉपुलेशन प्रोपेगेशन या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ। ये करेक्टर जो होते हैं ये विशिष्ट पॉपुलेशन के करेक्टर होते हैं, किसी स्थान पर रहने वाले जीवों के करेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहला करेक्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति इकाई क्षेत्र या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित प्रजाति विशेष के जीवों की संख्या PD यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यानी किसी स्थान पे
कोई भी जीव है उनकी संख्या क्या है एक इकाई समय में। जैसे किसी जंगल में किसी जो फॉरेस्ट है वहाँ पे बंदरों की संख्या है, गिलहरी की संख्या है, वो प्रति वर्ग मीटर में देखेंगे हम या वर्ग किलोमीटर में देखेंगे। केचुए की संख्या है वो खेत में हम प्रति एकड़ में देखेंगे। डाइट्रम या जू फ्लेजेला या अन्य कोई प्रोटोजोअन्स हैं उनकी संख्या है प्रति लीटर जो पानी में कितनी है वो उनका जनसंख्या घनत्व होगा। जनसंख्या घनत्व जो है वो दो प्रकार से नापा जाता है, एक कहलाता है क्रूड डेंसिटी, दूसरा होता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी का मतलब है ओवरऑल डेंसिटी, यानी उस पर्टिकुलर एरिया की जो पूरी डेंसिटी है वो क्या है, यानी सारे जीवों की संख्या और वहाँ पे जो हैबिटाट है उसका जो आवास है वो कितने क्षेत्र में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जनसंख्या है, इस साइड में ज़्यादा है इधर कम है, लेकिन क्रूड डेंसिटी का मतलब ये पूरा एरिया है। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी हम निकालेंगे वो क्या होगी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं और जो उसका क्षेत्रफल कितना है, जो है एरिया कितना है, ए लिख देंगे यहाँ पे। तो टोटल एरिया है उसमें उसका भाग देंगे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में, तो वो आ जाती है क्रूड डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब है कि केवल और केवल जो हैबिटाट है, वास्तविक जो हैबिटाट है, जो आवास है उस जीव का जो वहाँ वो पाया जाता है, उस एरिया का हम भाग देंगे उसकी संख्या में वहाँ पे, तो वो कहलाता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। जैसे मैंने अभी बताया कि ये पूरा एरिया है लेकिन यहाँ पे ही जीव रहते हैं, तो केवल इसी एरिया को हम कंसिडर करेंगे और इस जीव की संख्या में उस एरिया का भाग दे करके हम डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। इस एरिया को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये कहलाता है इकोलॉजिकल डेंसिटी या हैबिटाट डेंसिटी। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी बराबर एन अपॉन ए अपॉन टी। ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम बोलते हैं डी बराबर डी यानी डेंसिटी एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बटे ए ऑब्लिक टी। टी का मतलब इकाई समय में, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल में कितने जीव वहाँ रहते हैं किसी एरिया में, वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। डी बराबर डेंसिटी, एन बराबर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ए बराबर एरिया, टी बराबर टाइम। इकोलॉजिकल डेंसिटी, 500 हिरण एक वर्ग मील में रह रहे हो और उनके लिए आधा वर्ग मील का क्षेत्र पर्याप्त हो, तो उस क्षेत्र का जो इकोलॉजिकल डेंसिटी है वो क्या कहलाएगा, 1000 हिरण प्रति वर्ग मील होगा। भाई एक वर्ग मील में रह रहे हूँ लेकिन आधा वर्ग मील ही सफिशियंट है, यानी वास्तव में वो आधे वर्ग मील में रह रहे हैं, तो जो इकोलॉजिकल डेंसिटी है वो लगभग डबल हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। और जबकि क्रूड डेंसिटी वो है 500 हिरण प्रति वर्ग मील में रह रहे होंगे, तो वो उसका क्या कहलाएगा, क्रूड डेंसिटी कहलाएगा। तो डेंसिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डेंसिटी हम जीवों की संख्या को इससे ज्ञात कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में सैम्पलिंग करते हैं, संख्या ज्ञात करते हैं, एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं या आयतन ज्ञात करते हैं और उसका भाग देके हम उस क्षेत्र की डेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। मछलियाँ होती हैं या जो इस प्रकार के जीव होते हैं जो कि चलायमान हैं, गतिशील होते हैं, उनकी डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए एक मेथड होता है जिसे हम पीटरसन मार्किंग या टैगिंग मेथड कहते हैं। उसमें कैप्चर और रिकैप्चर मेथड कहलाता है कि किसी क्षेत्र में जो जीव हैं उनको हम मार्क करते हैं, मार्किंग कर देते हैं और मार्किंग करके उनको छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से उस क्षेत्र के जीव को पकड़ते हैं। पकड़ने पे कितने जीव पकड़े जाते हैं और उनमें से कितने मार्किंग है वो देख करके हम जो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले टोटल जीवों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो किस प्रकार से है, जैसे एक्स जो है बराबर जैसे मान लीजिए 100 जो जीव हैं वो उनको पकड़ के हमने मार्क किया और दोबारा से हमने मान लीजिए उसमें से 70 जीव पकड़े, 70 पकड़े, लेकिन 70 में से फिर केवल 20 जो जीव थे वो ही उन्हीं के ऊपर टैगिंग लगी हुई, तो ये एक्स वहाँ की टोटल डेंसिटी आ जाएगी। उस क्षेत्र में कितने टोटल जीव हैं, 100 हमने पहले मार्क किए, दोबारा पकड़े, वो 70
जीव वापस पकड़े। 70 में से जो जिन पे मार्किंग थी वो थी 20 की, तो 100 इंटू 70/20, 170/20, इसको हम डिवाइड करेंगे तो उस हिसाब से ये हमारी वहाँ उस क्षेत्र की डेंसिटी होती है। नेक्स्ट है नेटेलिटी। नेटेलिटी का मतलब होता है जन्म दर। जन्म दर क्या होती है? प्रति इकाई समय में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं, उस इंडिविजुअल हैं, उनकी संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। ये भी दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी या मैक्सिमम नेटेलिटी, दूसरी कहलाती है रियलाइज्ड नेटेलिटी। फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी कार्यकीय जन्म दर आदर्श पारिस्थितिकीय परिस्थितियों में प्रति इकाई समय में उत्पन्न नए सदस्यों की संख्या कार्यकीय जन्म दर कहलाती है। एक पॉपुलेशन सर्वाधिक जन्म दर निश्चित होती है, ये कार्यकीय जन्म दर होती है। यानी मैक्सिमम जो जन्म दर होती है उसको हम फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी कहलाते हैं या मैक्सिमम नेटेलिटी कहते हैं। अर्थात यदि यदि परिस्थितियां अनुकूल हो, वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल हो, आदर्श पारिस्थितिकीय परिस्थितियां हो, इकोलॉजिकल कंडीशन बढ़िया हो, अच्छा किसी प्रजाति को अच्छा खाना मिले, उसको आवास की कोई तकलीफ नहीं हो, और साथ ही पर्यावरणीय कारक अनुकूल हो, तो वो प्रजाति है, वो पॉपुलेशन है, वो इकाई समय में अधिकतम कितने बच्चे पैदा कर सकती है, अधिकतम कितने नए सदस्यों को पैदा कर सकती है, वो जन्म दर कहलाती है कार्यकीय जन्म दर। और ये हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि हर जीव जो है आदर्श परिस्थितियों में अधिकतम क्या होता है, जन्म दर रखता है, बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। वास्तविक जन्म दर क्या होती है? वास्तविक या रियलाइज्ड नेटिलिटी है वो कार्यकीय जन्म दर जो है, फिजियोलॉजिकल जो नेटिलिटी है उससे कम होती है। क्यों? क्योंकि सभी सदस्य क्या होते हैं? फर्टाइल नहीं होते, नंबर एक। नंबर दो, उस वहाँ पे पाए जाने वाले जीवों में भोजन और मैटिंग पार्टनर के लिए संघर्ष होता है, तो सभी है वो प्रजनन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वातावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं और उनमें से कुछ बच्चे मर जाते हैं। तो ये जो जन्म दर होगी वो हमेशा कम होगी। तो इस प्रकार से वो जो जन्म दर कहलाती है वो वास्तविक जन्म दर कहलाती है। एक निश्चित समय में उत्पन्न नए सदस्यों की संख्या रियलाइज नेटिलिटी कहलाती है, वास्तविक जन्म दर कहलाती है। ये जन्म दर फिजियोलॉजिकल जन्म दर की तुलना में कम होती है, क्योंकि सभी मादाएं प्रजननशील नहीं होती हैं, फर्टाइल नहीं होती, या सभी दिए गए अंडों में स्फोटन नहीं होता है, तथा सभी लार्वा अवस्थाएं वयस्क में रूपांतरित नहीं होती हैं। यानी कहीं ना कहीं वो जीवन रूपी संघर्ष में मर जाते हैं और वो बच्चे हैं वो पैदा नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो जन्म दर वास्तविक जन्म दर कहलाती है। बर्थ रेट उसको हम ज्ञात कर सकते हैं NN/T, अर्थात नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड बाय नेटेलिटी, और टी का मतलब है यूनिट ऑफ टाइम, इकाई समय में पैदा होने वाले जीवों की संख्या और कितना समय में होते हैं। इस जन्म दर को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, RN बराबर ΔN/Δt, अर्थात नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने बड़े हैं और इकाई समय क्या अंतर है, कितने समय में बड़े हैं, वो ग्रोथ रेट भी निकाल सकते हैं हम। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने पैदा होते हैं, तो इसको दूसरी तरफ से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोबारा से यदि हम लिखना चाहें तो R बराबर ΔN/N और इनटू ये हो गया Δt। तो ये कहलाता है ग्रोथ रेट, जो कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल में क्या कितना अंतर है, पहले कितने थे, बाद में कितने पैदा हुए, वो अंतर कितना है और कितने पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और इकाई समय क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो बच्चों में अंतर था वो पहले 100 से लेके 100 बच्चों 100 परिवार थे या 100 थे इंडिविजुअल, उनमें जो संख्या हो जाती है 150 हो जाती है, तो 150 हो जाती है, तो ΔN जो है वो कहलाएगा 100 माइनस 150 यानी 50, राइट। ये 150 था और 100 उसमें से निकल गया, और ये कितने हैं 100 पैदा हुए, तो ये 100 हो गया, और इनटू जो है समय कितना है, वो समय यहाँ 1 साल है 2 साल है, वो हम निकाल करके वो लिख सकते हैं, तो वो ये कहलाती है R। ओके, जन्म दर एवं मृत्यु दर के अनुपात को प्रति 100 में दर्शाया जाता है, जिसे वाइटल इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है डेथ रेट।
डेथ रेट भी दो प्रकार की होती है, मिनिमम मोर्टेलिटी और एक्चुअल मोर्टेलिटी। मिनिमम मोर्टेलिटी कब होगी? जब आदर्श परिस्थितियां होंगी, यानी हर जीव को खाना मिलेगा और वातावरणीय कारक अनुकूल होंगे तो कम से कम मृत्यु होगी, तो ये सबसे मिनिमम होती है। और ऐसी मृत्यु दर जो है उसको न्यूनतम मृत्यु दर या मिनिमम मोर्टेलिटी कहते हैं। लेकिन वास्तविक मोर्टेलिटी क्या होती है? वातावरणीय कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं पॉपुलेशन को, तो वो जो मृत्यु दर होती है वो एक्चुअल डेथ रेट कहलाती है। भौतिक कारक है पॉपुलेशन के आकार, संगठन, घनत्व को नियंत्रित करते हैं। पॉपुलेशन में डेथ रेट को सर्वाइवरशिप कर्व द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसका एक सर्वाइवरशिप कर्व है वो बनाया जाता है, जो कि 3 प्रकार का कर्व है, वो 3 प्रकार की लाइनों के आधार पे हम इसको सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। ये जो कहलाता है इस प्रकार का, इसको कहेंगे हम डायगोनल कर्व कहेंगे, उत्तरजीविता वक्र। ठीक है, तो यानी यदि हम एज के सापेक्ष और सर्वाइवरशिप को देखें, वाई एक्सिस पे देखें, तो हमें 3 प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? ये हो गई आपकी 3 प्रकार की चीज़ें हो गई कि एक हो गया आपका सबसे अधिक डायगोनल कर्व, जब सब प्रकार की आयु में मृत्यु दर नियत होती है तो वह वक्र सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सतत वक्र होता है, यानी ये नीचे वाला जो है ये सीधा का सीधा जो आ रहा है, यानी एज के साथ साथ मृत्यु दर है वो बढ़ती रहती है। यहाँ सर्वाइवरशिप ज़्यादा है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी मृत्यु दर समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं ये, एक B1 और एक B2। हम इससे डायगोनल कर्व के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे इंसेक्ट हैं, बटरफ्लाई हैं, हाइड्रा है, बर्ड्स हैं, चूहे हैं, खरगोश हैं, ऐसे जीव जो होते हैं उनमें इस प्रकार का सर्वाइवरशिप कर्व पाया जाता है। अर्थात जैसे ये जो इस प्रकार से ऐसे ये है, ये बटरफ्लाइज के लिए होता है। ये नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से नीचे की तरफ होता है, ये पक्षी हैं, खरगोश हैं, माइस हैं, इस प्रकार के होते हैं। और नीचे की तरफ जो होता है ये अवतल प्रकार का होता है, ये मछलियाँ हैं, ऑयस्टर है, ओक ट्रीज हैं, क्योंकि उनमें मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है। तो जीवन की सर्वाइवेबिलिटी है वो पैदा होते ही कम होने लग जाती है, अर्थात पैदा होते ही वो उसके सदस्य मरने लग जाते हैं। और ये होता है डायगोनल कॉन्वेक्स प्रकार का वक्र, जिसको कह सकते हैं उत्तल प्रकार का। ये हमेशा बड़े जीवों में देखने को मिलता है जो कि अपना पूरा जीवन काल व्यतीत करने के बाद में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि बड़े जो हैं मेमल्स हैं, ठीक है, हाथी है, या बड़े जो जीव हैं वो कॉन्वेक्स प्रकार का कर्व है दर्शाते हैं। तो 3 प्रकार का कर्व हो गया, एक कहलाता है डायगोनल कर्व सतत वक्र, दूसरा कहलाता है कॉन्वेक्स कर्व यानी उत्तल वक्र, और तीसरा है कॉनकेव यानी अवतल वक्र, यानी जिसमें अल्प आयु में ही जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो वक्र कहलाता है कॉनकेव वक्र, राइट, जिसके अंदर ऑयस्टर और मछलियाँ आती हैं। ओके, तो ये है हमारा सर्वाइवरशिप कर्व। चौथी विशेषता होती है पॉपुलेशन की, उसको हम बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? किसी पॉपुलेशन में विभिन्न आयु समूह वाले सदस्यों का तुलनात्मक वितरण जो है वो क्या कहलाता है? एज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। किस उम्र के जीव हैं उस पॉपुलेशन में पाए जाते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, या रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं। यानी 3 प्रकार की एज होती हैं। प्रजनन आयु से पहले के यदि बच्चे ज़्यादा हैं, या रिप्रोडक्टिव एज यानी वयस्क ज़्यादा हैं, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज यानी वृद्ध ज़्यादा हैं। किस प्रकार के जीवधारी उस पॉपुलेशन में है? यदि प्री रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा है यानी वो पॉपुलेशन आगे जाके ग्रोथ करेगी। रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा हैं, इसका मतलब वो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है वर्तमान में। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा हैं, ये कम है, इसका मतलब वो एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी, क्योंकि वृद्ध हैं वो प्रजनन नहीं कर सकते, जनसंख्या नहीं बढ़ा सकते, तो कुछ समय बाद में वो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाती है।
तीव्रता से वृद्धि करती पॉपुलेशन में युवा सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि पतनशील पॉपुलेशन होती है यानी जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है उसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। इस आधार पे हम एज पिरामिड है वो बनाते हैं। एक स्थायी पॉपुलेशन में पोस्ट रिप्रोडक्टिव एवं रिप्रोडक्टिव एज वाले सदस्यों की संख्या अधिक तथा लगभग समान होती है, जबकि प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले सदस्यों की संख्या कम होती है। ये तीनों आयु सदस्यों की संख्या जो है वो समान होती है। तो ये जो है तीन प्रकार के कर्व हैं। यदि किसी पॉपुलेशन का बेस जो है पिरामिड है वो ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसके अंदर जो है प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, यानी ये है प्री रिप्रोडक्टिव एज, दूसरी है रिप्रोडक्टिव एज और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो ये जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले सदस्यों की संख्या कम है, प्री वाले सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। तो ये पॉपुलेशन हमेशा ग्रोविंग पॉपुलेशन होगी, बढ़ती हुई पॉपुलेशन होगी। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है घंटी के आकार का पिरामिड है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एवं रिप्रोडक्टिव दोनों लगभग समान है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज संख्या कम है। इसका मतलब ये पॉपुलेशन है वो स्थायी पॉपुलेशन है, ये ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं है, लगभग इसकी संख्या समान होती है। तीसरा जो है वो पिरामिड जो है वो है हमारा अर्न शेप। अर्न का मतलब होता है कलश के आकार का। इसमें हम देख रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के सदस्यों की संख्या कम है, रिप्रोडक्टिव की ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव की लगभग समान है। इसका मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले यानी वो जाकर के जो बच्चे हैं वो वयस्क होंगे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और वो पॉपुलेशन एक दिन है वो ख़त्म हो सकती है भविष्य में। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहते हैं। डिक्लाइनिंग यानी घटती हुई पॉपुलेशन। नेक्स्ट छठा है बायोटिक पोटेंशियल। किसी पॉपुलेशन में संभावित जन्म दर एवं मृत्यु दर के उपरांत शेष बचे जीवित सदस्यों की संख्या में जो वृद्धि है उसी को हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। यदि किसी पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन स्थिर हो, ठीक है, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उपयुक्त हों, तो पॉपुलेशन में सदस्यों की संख्या में जो वृद्धि होती है वो उस पॉपुलेशन की जैविक क्षमता कहलाती है, बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। यानी एक पॉपुलेशन है, जैविक क्षमता का मतलब वो कितने अधिकतम इंडिविजुअल को पैदा कर सकती है, राइट। ये उसकी जीवित सदस्यों की संख्या कितनी होती है साल भर में। जैसे एक टाइगर का जोड़ा है या एक लोइन है, वो अधिकतम हार्डली साल भर में या एक जो प्रजनन काल होता है उसमें 2-3 बच्चों को जन्म दे सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये उसकी प्रजनन क्षमता है। जबकि जो अन्य जो छोटे जीव होते हैं वो जैसे सूअर की बात करें तो वो 10 से 12 बच्चों को भी जन्म दे सकता है, वो उसकी जैविक क्षमता कहलाती है। बायोटिक पोटेंशियल तथा वास्तविक वृद्धि दर में अंतर को एनवायरमेंटल स्ट्रेस के रूप में आकलित किया जाता है। विभिन्न पर्यावरणीय कारक जैसे क्लाइमेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, कंपटीशन, एनीमी, डिजीज, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी और भोजन की कमी, ये सारे के सारे वातावरणीय प्रतिरोध के रूप में कार्य करते हैं। और ये जो कारक होते हैं एनवायरमेंटल, ये जैविक क्षमता का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, बायोटिक पोटेंशियल को कम कर सकते हैं। सातवां कारक है बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन। बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन ये 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन और न्यूट्रलिज्म। उदासीन अंतःक्रिया, सकारात्मक अंतःक्रिया और नकारात्मक अंतःक्रिया। जीवों में आपस में जो एक ही जाति के सदस्य हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन देखने को मिलता है, साथ ही साथ न्यूट्रलिज्म भी देखने को मिलता है। इसका विस्तार से हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बायोटिक इंटरेक्शन, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जीवों में आपस में सिम्बायोसिस पाया जाता है, सहजीवन पाया जाता है, कॉमनसलिज्म पाया जाता है, सहभोजिता पाई जाती है, म्यूचुअलिज्म पाया जाता है, अलग अलग सदस्यों में सहोपकारिता होती है, मतलब एक दूसरे की सहायता करते हैं जिसके कारण वो पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, तो वो कारक हम बाद में डिस्कस करेंगे। 8वां है पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन। किसी पॉपुलेशन की संख्या में वृद्धि उसकी कैरिंग कैपेसिटी तक ही हो सकती है और ये कैरिंग कैपेसिटी जो है क्या कहलाती है, वो उसकी पॉपुलेशन साइज कहलाती है। यानी कोई भी पॉपुलेशन है वो
एक लिमिट तक बढ़ती है, और वो लिमिट जो है वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है, वहन क्षमता होती है कि कोई भी पॉपुलेशन कहाँ तक बढ़ सकती है। मैक्सिमम लिमिट तक वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है, उसके बाद में वो नहीं हो सकती। वो उसकी वहन क्षमता होती है उस एनवायरनमेंट की, उस क्लाइमेट की, उस इकोसिस्टम की, क्योंकि उसके बाद यदि पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो ख़त्म हो सकते हैं। इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि कई कारक जो हैं वो कैरिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जलवायु कारक हैं, भोजन है, राइट, ये उस पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, जैसे अंतः एवं अंतर्जातीय कारक हैं, राइट, प्रीडेशन है, परभक्षण है, पैरासिटिज्म है, परजीविता है, कंपटीशन है, यानी जीवों के आपस में किस प्रकार का वहाँ पे एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, परभक्षण कर रहा है, पैरासिटिज्म है कि नहीं है, कोई पॉपुलेशन के ऊपर परजीवी कितने हैं, परजीवी ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी या ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। कंपटीशन है क्या उस जीवों के सदस्यों में भोजन के लिए, शेल्टर के लिए और मैटिंग क्रिया करने के लिए, प्रजनन के लिए, यदि उनमें कंपटीशन है तो वो पॉपुलेशन भी ग्रोथ नहीं कर पाती है, उसकी साइज़ है वो रेगुलेट होती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि पॉपुलेशन की साइज़ को कंट्रोल करते हैं। नवा पॉइंट है पॉपुलेशन डिस्पर्सन, पॉपुलेशन का वितरण। पॉपुलेशन का वितरण कभी भी एक समान नहीं होता। किसी जगह पे पॉपुलेशन का वितरण तीन प्रकार से हम देख सकते हैं, या तो रैंडम होता है, या यूनिफॉर्म होता है, या क्लम्प्ड प्रकार का होता है। रैंडम मतलब किसी जगह पे पॉपुलेशन है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहलाता है रैंडम। दूसरा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, प्रतिस्पर्धा होती है उसके कारण पॉपुलेशन एक समान रूप से किसी आवास में बिल्कुल यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाती है, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि कंपटीशन होता है, इसलिए पॉपुलेशन के सदस्य एक जगह न होकर के बराबर आकार में बढ़ जाते हैं, बराबर साइज में, बराबर क्षेत्रफल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और तीसरा जो है वो क्लम्प्ड के कारण है, समूहन की क्रिया है कि एक जगह पे गुच्छा है, फिर दूसरी जगह पे पॉपुलेशन का गुच्छा है, एक तीसरी जगह पे है, समान रूप से वितरित नहीं है और रैंडमली भी वितरित रही हैं, वो क्लम्प कर रखा है उन्होंने गुच्छा बना करके और एक दूसरी जगह पे इकट्ठे हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन है वो क्लम्प्ड पॉपुलेशन कहलाती है। 10वां जो है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन या ओसिलेशन, किसी पॉपुलेशन में पूर्ण वृद्धि के पश्चात आकार में होने वाले उतार चढ़ाव को पॉपुलेशन ओसिलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन आकार में फुल हो जाती है, संख्या में बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद में वो बढ़ती है, तो वो पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन या पॉपुलेशन ओसिलेशन कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं जनसंख्या दोलन, जनसंख्या में होने वाला उतार चढ़ाव। तो इसमें दो प्रकार का उतार चढ़ाव होता है, एक सीजनल फ्लक्चुएशन कहलाता है, एक एनुअल फ्लक्चुएशन कहलाता है। वार्षिक रूप से कोई पॉपुलेशन है वो कम या अधिक होती है, तब वो तो कहलाता है एनुअल फ्लक्चुएशन। जैसे कई कुछ पक्षी प्रजातियां होती हैं, कुछ पक्षियों की पॉपुलेशन होती है, वो माइग्रेशन करके बाहर चली जाती है, राइट, और फिर वापस आ जाती है, एक बार संख्या कम हो जाती है फिर वापस बढ़ जाती है उस जगह पे, वो तो कहलाता है एनुअल फ्लक्चुएशन। एक होता है सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल का मतलब बारिश का मौसम आया और एक इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो एकदम से बढ़ जाती है, और फिर जैसे सर्दी आती है वो घट जाती है, तो वो कहलाता है सीजनल फ्लक्चुएशन। उसको हम बोटल नेक इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे मच्छरों की संख्या एकदम से बढ़ जाती है और फिर कम हो जाती है, राइट, उसमें से वो कहलाता है उसका बोटल नेक इफेक्ट, कि किसी जगह पे बहुत सारे जीव रहते हैं लेकिन पारिस्थितिक अनुकूल नहीं होने पे कम संख्या में वो किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं, तो ये जो इफ़ेक्ट होता है ये कहलाता है बोटल नेक इफेक्ट, या फिर इसको कहते हैं सीवल राइट इफेक्ट। 11वां है पॉपुलेशन प्रोपेगेशन। पॉपुलेशन में जो प्रोपेगेशन है वो कैसे होता है? मुख्य रूप से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, भोजन की कमी है, बाढ़ है, सूखा है, या वंशागत लक्षणों के आदान प्रदान के कारण पॉपुलेशन में प्रोपेगेशन होता है। 3 कारण मेनली हैं। एक मैंने बताया अभी ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन का मतलब किसी जीवों का वहाँ से निकल जाना, विषम परिस्थितियों के कारण जो है बाहर की तरफ चले जाना। इम माइग्रेशन, ठीक है, कोई पॉपुलेशन में कोई बाहर के अन्य जीव आकर के रहने लग जाएं, उसको कहते हैं इम माइग्रेशन। और एक होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब अस्थायी रूप से
जो पॉपुलेशन के अंदर जीव हैं वो आएंगे, रहेंगे, ओके, और फिर वापस चले जाएंगे। अस्थायी यदि उनका स्थान परिवर्तन होता है उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। इम माइग्रेशन मतलब अंतः प्रवास, और ई माइग्रेशन मतलब बहिर्प्रवास। पॉपुलेशन में से जो जीव हैं, जो स्पीसीज हैं, वो बाहर की तरफ चली जाती हैं। जैसे ठंड के मौसम में जो ध्रुवीय लोमड़ी हैं, ठीक है, बर्फीले उल्लू हैं, वो इक्वेटर की तरफ आ जाते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये दो प्रकार का इस कर्व के द्वारा समझ सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ है वो दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, एक कहलाता है जे टाइप का ग्रोथ कर्व और एक कहलाता है एस टाइप का ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन में दो प्रकार की वृद्धि होती है। वो पॉपुलेशन जिनको हम आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन कहते हैं, आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन। आर सेलेक्टेड का मतलब होता है ऐसी पॉपुलेशन जिनमें वृद्धि फटाफट होती है फिर कम हो जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी तेजी से बढ़ती है, फिर अचानक वातावरणीय प्रतिरोध एवं सीमाकारी कारकों के सक्रिय होने के कारण वृद्धि एकदम से रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है पॉपुलेशन। ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं जे टाइप का ग्रोथ। तो वहाँ पे जे टाइप का ग्रोथ कर्व बनता है इस प्रकार से, एकदम से बढ़ती है पॉपुलेशन लेकिन फिर वातावरणीय कारक या फिर सीमाकारी कारकों के कारण पॉपुलेशन नीचे चली जाती है, तो ये वृद्धि कहलाती है जे टाइप की। और क्योंकि ये जैसे एसिम्प्टोट है, यहाँ पे वृद्धि लिमिट हो गई, यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती और फिर वो एकदम से गिर जाती है। तो आर जो सेलेक्टेड पॉपुलेशन है उनमें जे टाइप का ग्रोथ कर्व पाया जाता है। जैसे मैंने भी बताया, मच्छर है, बारिश के दिनों में तेज़ी से बढ़ते हैं, खूब संख्या बढ़ेगी, लेकिन फिर वो उनकी संख्या बढ़ना बंद हो जाती है और वो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते। उसका फॉर्मूला ये होता है आर एन बराबर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एन डेल्टा टी एवरेज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, एन इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टी टाइम, आर रेट ऑफ इंक्रीज, और डेल्टा का मतलब कोई चेंज क्या हो रहा है। डेल्टा का मतलब है चेंज, स्मॉल चेंज क्या है। दूसरा जो टाइप होता है वो एस टाइप होता है, सिग्मोइड टाइप का ग्रोथ कर्व होता है। सिग्मोइड जो है एस के टाइप की जो पॉपुलेशन होती है, के प्रकार की, के सेलेक्टेड बोलते हैं इसे, के सेलेक्टेड ग्रोथ कर्व होता है ये। के सेलेक्टेड का मतलब वो पॉपुलेशन जो कि आकार में बड़ी होती है, जिनके अंदर पेरेंटल केयर होता है, या जो वातावरणीय परिस्थितियों से रजिस्ट कर सकती है, ऐसी पॉपुलेशन में एस टाइप का ग्रोथ कर्व पाया जाता है। एस टाइप का ग्रोथ कर्व में क्या होता है, एस टाइप के ग्रोथ कर्व में पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है, फिर उसमें एक एक्सेलरेशन फेज आता है और फिर उसके बाद में उसमें एक स्टेबल फेज आ जाता है। तो एस टाइप का उसमें ग्रोथ कर्व बनता है, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, फिर एकदम से इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन फेज आता है और उसके बाद में वो पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होती, वो स्टेबल हो जाती है। वो कैरिंग कैपेसिटी पे से नीचे वो हमेशा स्टेबल रहती है। तो जितने भी बड़े जीव हैं, जितने भी क्या कहते हैं, मेमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनमें जनरली इस प्रकार की सिग्मोइड टाइप का जो है ग्रोथ कर्व पाया जाता है। इसमें 3 फेज मैंने बताए। पहला फेज है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, दूसरा है लॉगरिथमिक फेज, और तीसरा जो कहलाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, या जिसको स्टेबल फेज, जो कि कैरिंग कैपेसिटी तक जाता है। इसका जो फॉर्मूला है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन के। यहाँ पे के क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, साइज क्या है, आर क्या है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो है एस टाइप की जो पॉपुलेशन है, एस टाइप का जो ग्रोथ है कर्व है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए। के माइनस एन अपॉन के क्या है, यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है, एन क्या है, पॉपुलेशन साइज है, यानी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, और आर ग्रोथ कर्व हो गया, और डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, रेट ऑफ पॉपुलेशन जो क्या है ग्रोथ, उसकी रेट क्या है, दर क्या है, कितने समय, इकाई समय में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम पॉपुलेशन की संख्या को, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा पॉपुलेशन की विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
तो आप इसको तैयार करें और इसके नोट्स भी शेयर आपको कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।